लेकिन तेजस्वी माई बहन मान योजना भी ला रहा है। उसमें बिना कुछ किए हुए आप सभी महिलाओं को हर एक महीने 2500 रुपये आपके खाता में तेजस्वी डालने का काम करेगा, जो हमारी सरकार जो है डालने का काम खाता में आप लोगों के जाने का काम हम करवाएंगे। विरोधी लोग बोलता होगा कि कहां से करेगा, तो हम बता देना चाहते हैं, आप लोगों को भी जानकारी दे देना चाहते हैं कि बगल का राज्य हमारा झारखंड है। हमारी सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। आज हम लोगों का सरकार झारखंड में, वहां सरकार बनते ही 1 महीना के भीतर मैया योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को मिलना शुरू हो गया। तो जब झारखंड की महिलाओं को मिल रहा है तो बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तेजस्वी यादव जी का इतिहास इस बात को बताता है कि जब भी वो बिहार में रहे हैं तब तक उन्होंने बिहार को लूटा है। ये तथ्य है और तेजस्वी जी को सबसे पहले अपने माता पिता के जंगल राज और लूट राज के लिए बिहार से माफी मांगना चाहिए। आप तो सरकार में थे तेजस्वी जी, आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिसके लिए बिहार आपको माफ कर दे? आप जब भी सरकार में रहे हैं तब सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटा है आपने, हर तरीके से लूटा है, भ्रष्टाचार करके लूटा है, बिहार के लोगों की चैन हराम कर दिया है, नींद ले ली है, बिहार के लोगों की सुरक्षा ले ली है। तेजस्वी यादव की सरकार में आने का मतलब होगा कि बिहार में फिर से भ्रष्टाचारियों, गुंडों, माफियाओं की सरकार आ जाना। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है आजकल हर सभा में रेवड़ी की बरसात हो रही है, रेवड़ी बरस रही है, रेवड़ी बह रही है। जनता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये मुफ्त के वादों यानी फ्री बीज को किस तरह समेटे, कहाँ रखें। रेवड़ी का अंबार है, रेवड़ी बांटने की होड़ है। हमारा मुफ्त का रेवड़ी तुम्हारे रेवड़ी से अधिक जांचा परखा और सच्चा टिकाऊ है। हमारा वाला सही है, विरोधी पार्टी का रेवड़ी झांसा है। इसलिए नक्कारों से सावधान। आजकल रेवड़ी चुनावी जीत का रामबाण है। वैसे तो यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि बिहार की आबादी अधिक है या चुनावी विश्लेषक अधिक है। बिहार के बारे में कहा जाता है यहाँ बच्चा भी राजनीति माँ के पेट से सीख कर आता है। बावजूद इसके जाति और धर्म के फ्लेवर में विकास का तड़का लगाकर जीत की गारंटी देने वाले समीकरण पर आजकल रेवड़ी संस्कृति भारी पड़ने लगी है और डायरेक्ट खाता में 1000-2000 ट्रांसफर करना चुनावी जीत की सफलता का गारंटी बन गया है। लाडली अम्मा, मैया, बहना जैसी योजना इसका खटाखट प्रमाण है। यहाँ रेवड़ी को लेकर अलग अलग दावे हैं। हमारा वाला रेवड़ी विकास योजना और विरोधी पार्टी का रेवड़ी तो महज रेवड़ी है, झांसा है, राज्य पर वित्तीय बोझ है, जनता को आलसी मुफ्तखोर बनाने की साजिश है। जनता हर तरह के वादे पर ताली बजाती है, फिर दूसरे सभा में जाकर वहाँ भी लुभावने वादे सुनती है, सबको मन ही मन तौलती है। अब भला ये कौन पूछे कि सत्ता में बरसों रहने पर भी आखिर जनता यदि 1000-2000 की नगद लेने के लिए मजबूर है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य इन्हें मयस्सर क्यों नहीं है, जो इनके भविष्य में बेहतर मानव संसाधन बनाने में सहायक होता? सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के दम पर अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकते, लेकिन जब जनता अपने अनुभव से जान गया है कि यह सब जब होगा तब होगा, फिलहाल यह मौका 5 साल में एक बार आता है। इसलिए भलाई इसी में है कि रेवड़ी के ऑफर को लपक लिया जाए। इसलिए तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं कि गरीबी इतनी अधिक है कि हम रेवड़ी का विरोध नहीं कर सकते। जनता विकास के नाम पर हर बार ठगी जाती है। जाति धर्म का नशा भी चुनाव बाद 5 साल तक चुभती है। भला हो रेवड़ी का कि बदहाल शिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी, पलायन के बावजूद यह जीने का सहारा देती है। रोजी रोजगार मिलने से रहा, फिर जब जनता जाति पर वोट देकर ट्रेन के बाथरूम में ठूसा कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन को मजबूर हैं, तो फिर रेवड़ी का ही सहारा है। मिलेगा तब जब ये 20
साल पुराना खटारा सरकार को आप लोग बदलने का काम कीजिएगा। और यही नहीं, कई वृद्ध महिला है, विधवा महिला है, पेंशन 400 रुपया मात्र मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है, वो भी देता है तो तंग कर करके लोगों को परेशान करके देने का काम करता है। झारखंड में चले जाइए, वहां 1000 रुपया है। हम वादा हमने किया है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। तो सोचिए, 1500 ऐसे, 2500 ऐसे, 4000 रुपया आपको मिलेगा। लगता है कि तेजस्वी यादव जी चाहे जितना भी लोग लुभावन, जन को अपने तरफ खींचने वाले कितने प्रकार के भी ऐसे छलावे वादे करेंगे ना, जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। क्योंकि उनके पूरे परिवार ने बिहार के साथ जो अत्याचार किया है वो जनता कभी भूल नहीं सकती है। और वो जो माई बहन योजना और इस तरह के जो ये 500 रुपये सरेंडर और ये इस तरह जो फ्रीबी की बातें चल रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ दूसरे राज्यों में है वहाँ इस तरह की योजनाएं नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाडली योजना से लेकर के महालक्ष्मी योजना तक तमाम हर राज्यों में चला रही है। अभी दिल्ली में 500 रुपये सिलेंडर की बात जो कि हम प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, 2 सिलेंडर फ्री देने की बात ये चल रही है। तो ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। मूल बात को समझिए, मूल ये है कि ये सब झूठ बोल करके ये सरकार सत्ता में आना चाहते हैं और पूरे बिहार को फिर से लूटना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की जनता से माफी मांगने का काम करें कि हमारे परिवार के लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है। 32 वर्ष की उम्र में आखिर किस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हो गए? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की जनता को यह बताने का काम करेंगे? जिस माई बहन योजना की ये बात तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कही जा रही है, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की जनता के समक्ष यह बताने का काम करेंगे कि उनकी सत्ता यदि आती है तो अपने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति से दूर हो करके पार्टी के दूसरे नेताओं को, पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करेंगे? पार्टी के दूसरे नेताओं, पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं, बिहार की जनता को वे सम्मान और लाभ देने का काम करेंगे? उनके कार्यों को करने का काम करेंगे? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। 17 महीने के शासन काल में तेजस्वी प्रसाद यादव यह बताने का काम करें, जिस रोजगार और नौकरी की बात तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा बार बार कही जाती है, 5 महत्वपूर्ण मलाईदार विभाग मंत्रालय उनके पास था। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार की जनता को यह बताने का काम करे कि उन 5 विभाग में कितनी सरकारी बहालियां करने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया है। तो देखिए, दूसरे के द्वारा दिए रोजगार पर, दूसरे के द्वारा दिए गए नौकरी पर तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम न करे। बिहार की जनता भली भांति उनके माता पिता और उनको जानती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की यदि सत्ता आती है तो बिहार में किस प्रकार से अपराध का बोलबाल रहेगा, किस प्रकार भ्रष्टाचार चरमों पर रहेगी। इसलिए बिहार की जनता उनके झांसे में रहने वाली नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुफ्त की योजनाओं पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। स्टेट फाइनेंस ए रिस्क एनालिसिस नामक रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने आगाह किया है कि मुफ्त की योजनाओं पर खर्च बढ़ाकर राज्य सरकारें कर्ज के चंगुल में फंसती जा रही है। राज्य सरकारें सब्सिडी की जगह मुफ्त योजनाओं की तरफ मुड़ चुकी है। 90 के दशक के बाद से ही हर चुनाव के बाद कुछ और सरकारी अस्पतालों का हालात खस्ता हो जाती है, कुछ और सरकारी स्कूल बदहाली के खाते में दिख जाते हैं, सरकारी क्षेत्रों में कुछ और सुरक्षित नौकरियां खत्म कर दी जाती है। लेकिन चुनावों के समय कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं बताता कि उसके कार्यकाल में जनता से कितना कुछ सुरक्षित छीन लिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर घटते बजट पर चुप्पी साध कर जनता को मुफ्त चीजें और सुविधाएं देने का हल्ला मचाते हैं। तमिलनाडु में रंगीन टीवी से शुरू हुआ यह चलन इतना लोकप्रिय हुआ कि हर राजनीतिक दल ने इसे अपना लिया। जन कल्याणकारी योजनाओं पर मुफ्त की पर्ची चिपकाकर उसे रेवड़ी संस्कृति का नाम दे दिया गया। खासकर कमाई के क्षेत्र खोज नहीं पा रहे हैं तो इसके खर्चे को अर्थव्यवस्था पर बोझ करार दिया जा रहा है। जनता से छीन ली गई सस्ती शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था के बदले उन्हें कुछ मुफ्त देकर
उसे रेवड़ी भीख की श्रेणी में डाल देने वाली बढ़ती राजनीतिक प्रवृत्ति खतरनाक है। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कहते हैं, लोगों को समाज से लेने की आदत हो गई है। अब तो वो सरकार से भीख मांगने के भी आदी हो गए हैं। जब भी नेता लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें मांग पत्रों का ढेर पकड़ा दिया जाता है। 500 से 2500 से 4000 रुपये आपको मिलेगा। और यही नहीं, ये मोदी जी और नीतीश जी तो गैस सिलेंडर 1200 रुपया कर दिए। हमारी सरकार बनेगी तो उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करें। और तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं माई बहिनमान योजना, वो उनका पारिवारिक योजना है, यानी कि माँ को पार्टी में सेट करना, दायित्व दिलवाना या एमएलसी बनवाना और बहन को सांसद बनवाना, यही उनका योजना है, माई बहिनमान योजना। तो हमारे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में योजना मिल रहा है, और हमारे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए पिंक बस की बात की है और महिलाओं के लिए जो योजना इतना सारा किया है, और जो हमारे महिला दिवस पे जो हमारे पार्टी कार्यालय में महिला उद्यमियों को सम्मान किया जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं के लिए जो काम किया जा रहा है, इससे हमारे देश के और प्रदेश के जनता संतुष्ट है और तेजस्वी जी के बातों में आने वाले नहीं है। मंच पर माला पहनाई जाती है और फिर मांग पत्र दे दिया जाता है। यह अच्छी आदत नहीं है। हमेशा लेने के बजाय देने की मानसिकता विकसित करें। रेवड़ी से भीख तक भारतीय जनतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए मुफ्त योजनाएं एक ऐसी भूलभुलैया बन गई है, जहां से वे प्रवेश तो कर गए हैं, लेकिन यह नहीं मालूम है कि अब निकलना कैसे है। जन कल्याणकारी योजनाओं में मुफ्त का घालमेल कर देने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं की जुबान से वही निकल जाता है जो मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बोल गए। किसी भी दल के नेता जनता से वोट मांगते वक्त कुछ भी दावा कर सकते हैं। बात हो रही हो खेतिहर मजदूरों, किसानों की, तो वे पाकिस्तान को 13 दिनों में खाली कराने का दावा भी कर सकते हैं। आपके पास आर्थिक नीति का कोई खाका नहीं हो, लेकिन आप जनता के खाते में खटाखट पैसे डालने का खटरा शुरू कर सकते हैं। आमदनी 98, खर्चा रुपया, यानी कथित मुफ्त वाली राजनीति का हश्र यही है कि सत्ता मिलते ही नेताओं को जनता भिखारी लगने लगती है। अपने मांग पत्र थमाते नागरिक समूहों को शहीदों की शहादत याद दिलाई जाती है। जिस मंत्री को अपने पद का ठिकाना नहीं, वे जनता को इस तरह से भिखारी कह रहे हैं जैसे जनता को जो सुविधाएं दी जाती है उसका खर्च उनकी जेब से निकलता है। पिछले एक दशक में जनता के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है चुनाव के मैदान में रेवड़ी का आ जाना। आजादी के बाद से ही भारत, खासकर बिहार जैसे राज्य की राह आसान नहीं थी। देश के लोगों का पेट भरना एक चुनौती थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत हमारे गरीब लोग गांव देहात में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। स्मार्ट मीटर लगा दिया है। ये स्मार्ट मीटर ना स्मार्ट मीटर है। बिजला बिल जो है आता है, लाइन काट देता है, बिल नहीं चुकाने पे मुकदमा कर देता है। हमने के सरकार बनेगा तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। इतना लाभ आपको तभी होगा जब गरीबों का सरकार बनेगा। तेजस्वी सरकार कुछ नहीं देगी, तेजस्वी सरकार कुछ नहीं देगी, वो एक जुमला है बस, कुछ नहीं। कहाँ से देगा वो पैसा जब बजट इतना है, और बजट कुछ तो वो है नहीं यार। खाली महिला को 2500 से वो विकास हो जाएगा? 2500 से कोई विकास कर लेगा महिला? उससे एजुकेशन उसको बढ़ाया जाता है, रोजगार दिया जाता है। आज चौक चौराहे पर सभी जगह सिपाही महिलाएं दिखाई पड़ती है, सभी जगह टीचर दिखाई पड़ती है, महिलाएं दिखाई पड़ती है। उसको करने से आमदनी बढ़ता है महिलाओं को। जीविका करोड़ों की संख्या में जीविका में जुड़ी हुई है। 10 लाख महिला के जीविका समूह है। मतलब 10 लाख का मतलब हुआ कि 1 करोड़ 25 लाख आदमी महिला जुटी है जीविका से, जिसको काम धंधा मिल रहा है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है, उससे महिला का विकास होगा। महिला का दो पैसा दे देगा, विकास हो जाएगा। अब कहाँ से देगा? पहले तो वो अनपढ़ है, उनको बजट याद नहीं है। बजट क्या जानता है वो कि 2500 देंगे का, हम कह देंगे कितना, नीतीश कुमार कह दे कि हम 1 करोड़ सब महिला को देंगे। कहाँ से देगा? इसका कोई अर्थ है कहने का? बिजली, उसके समय में लालटेन में तेल नहीं मिलता था, आज बिजली की बात को कर रहा है। लालटेन में तेल नहीं मिलता था जिसमें राजद की सरकार थी, और आज नीतीश कुमार के राज में बिजली की बात कर रहा है कि मुफ्त देंगे। बिजली बिहार में कम पैसे में मिलता है, बिजली 24 आवर्स मिल रहा है। हमको जनता को यहाँ ये चाहिए, किसानों को बिजली चाहिए, न कि कम पैसा चाहिए। भूखी जनता के लिए अमेरिका तक पहुंच गई थी। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश में जन कल्याणकारी योजनाओं के बिना समावेशी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय राजनीति में ना तो गरीबी नहीं है और ना बेरोजगारी नहीं है। वह रेवड़ी जो लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल की मिसाल बन गई है। जिस दल ने एक खास सरकार की योजना को रेवड़ी कहा, उसने ही इन मुफ्त योजनाओं के सहारे भारत के सबसे ज्यादा संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लाभार्थी वर्ग खड़ा कर दिया। आज़ादी के बाद से ही कमजोर तबके की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं आई थी। ये योजनाएं जनता का हक देती है जो उनके लिए आयकर से चलती है। क्या ऐसा हुआ कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने के लिए किसी सांसद या विधायक के वेतन या सुविधाओं में कटौती की गई? क्या किसी नेता को कहा गया कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो करोड़ों की संपत्ति का जिक्र किया है उसका आधा सरकारी खजाने में दो, क्योंकि जनता को मुफ्त राशन देना है? बल्कि विधायक और सांसद बनने के बाद हर दल के नेताओं की संपत्ति में इजाफा ही होता है। फिर किस हक से कोई नेता भीख और फ्री फंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? राज्यों की अर्थव्यवस्था पर रेवड़ी के भस्मासुर बन जाने के बाद उसकी आग से बचने के लिए भाग रहे राजनीतिक दलों के नेताओं से सवाल है कि क्या जनता चुनाव के पहले कागज पर लिखा पढ़ी कर लाती है कि आपकी पार्टी हमें फलना चीज मुफ्त देगी तो हम वोट देंगे? होता तो इसका उल्टा है कि आप ऐसे वादों का घोषणा पत्र लाते हैं। घोषणा पत्र में ज्यादा जान डालने के लिए आपने उसका नाम संकल्प पत्र कर दिया है। सब झूठा पार्टी वाला साहब सरकार में बैठता है तो चुनाव में सोचता है कि 100 रुपया 500 रुपया देके वोट खरीद लेंगे, साली बांट देंगे। लेकिन एक बार वोट लेके जाएगा तो 5 साल आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपको फैसला करना है कि एक रात का चांदनी चाहिए कि साल भर का चांदनी चाहिए। तो आप लोग साथ है ना? तो जो 2500 का नारा लगा रहे हैं ना नेता नीतीश कुमार जी, जब एक बेटी जन्म लेती है बिहार के अंदर तो उसके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक उसको कितना पैसा का राशि जोड़ लीजिए। सबसे पहले 1 लाख कुछ हजार, मैं आंकड़े लगभग में बोल रही हूँ, उसके जन्म से लेकर और उसके पढ़ाई तक, ग्रेजुएट होने तक है ना सरकार वहन करती है सरकारी तौर पर। तो उससे आप उसका है ना तुलना कर। फिर अपनी ही की हुई घोषणाएं, संकल्प आपको भीख क्यों लगने लगते हैं? जब आपके राजनीतिक दल कथित भिक्षाओं से भरा संकल्प पत्र लाते हैं तब आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठती कि इस भीख से हम वोट नहीं मांगेंगे? उससे पहले आपने अपने राज्य में आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी कि माई बहन को भीख देकर अम्मा मैया लाडली मत बनाइए, भिखारी मामे भांजे भगनी की माँ मत बनिए? क्या आपको याद नहीं कि उन्हीं वादों के जरिए मध्य प्रदेश में लाई सीटों से केंद्र में राजग की सरकार बाल बाल बची थी? आप अपने रणनीतिकारों से यह कहने का साहस क्यों नहीं कर पाते कि राज्य के खजाने में इतने पैसे ही नहीं होंगे कि आप खाते में खटाखट दे पाएंगे? राजनीतिक दलों को अच्छी तरह से देश की हकीकत पता है कि 2017 से 2022 के दौरान ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय मात्र 9% की वृद्धि हुई है। पक्ष विपक्ष किसी के पास भी रोजगार का कोई ढांचा नहीं है। राजनीतिक कार्रवाई के नाम पर या तो चुनाव जीते जा रहे हैं या हारे जा रहे हैं।
सत्ता बदल जा रही है, लेकिन रोजगार को लेकर हालात कहीं भी नहीं बदल पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी भरकम आंकड़ों में जाने के बजाय जरा अपने मोहल्ले के मुख्य सड़क पर चले जाएं। वहां इतने बैटरी रिक्शा मिलेंगे कि आपका सर चकरा जाएगा कि मोहल्ले की आबादी जितनी बैटरी रिक्शा हो गई है। सवारियों को बिठाने के नाम पर रिक्शे वालों के बीच झड़प भी हो जाती है। इसके बावजूद ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो सोचते हैं कि पैसा पैदल चलकर ही बस पड़ाव तक पहुंचकर 10 रुपया बचा लिया जाए। वहीं रोजगार पर बात करते ही हमारे नेता कहने लगते हैं कि नौकरी मांगने नहीं देने वाले बनो। आगे नौकरी मांगना भी भीख मांगने के खाते में डाल दिया जा सकता है। जी जो कह रहे हैं कि माँ बहन योजना के तहत वो जितनी राशि बांटने की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंकड़ा निकालिए कि महिलाओं की कितनी आबादी है। 6 करोड़ है ना। और जितना वो कह रहे हैं कि हम 2,500 देंगे, तो आप उससे कैलकुलेट कर लीजिए कि 6 करोड़ महिलाओं को 2,500 रुपए पर अगर मंथ देते हैं वो, तो कितना बजट होता है। इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। और बाकी राशि जो हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं उनकी सैलरी और जितनी जो माई बहन योजना की बात वो कर रहे हैं और सिलेंडर दाम घटाने की, ये सारा किस कोष से लाएंगे और वो पैसा कहाँ से लाएंगे। इतने 1000 करोड़ रुपए सबके खाते में डालेंगे। ये माई बहन योजना उनकी अपने घर की योजना है कि वो अपने माँ को अपनी बहनों को टिकट बांटेंगे और उनके खाते में पैसा डालेंगे। ये उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है और इसी के तहत वो इस योजना को भी बिहार में लागू। कहाँ से आएंगे नौकरियां देने वाले। एक समय लगा था कि श्वेत और हरित क्रांति, कंप्यूटर क्रांति के बाद भारत में स्टार्टअप क्रांति का नाम आएगा। महज 1 दशक में स्टार्टअप की तो कमर टूटने लगी है। नौकरियां देने वाले को लग रहा है अब हम कहाँ जाएं नौकरी मांगने। एक तरफ भीख का ताना, दूसरी ओर जीएसटी की दर से जनता की कमर तोड़ दी है। इस मामले में कोई भेदभाव नहीं। गरीब आदमी भी अमीरों के जितना ही जीएसटी देता है। लगातार बढ़ते अप्रत्यक्ष करों की दरों के पीछे कर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए मुफ्त योजनाओं को रख दिया जा रहा है। कोई राजनीतिक दल यह नहीं बताता कि उसके कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, सरकारी स्कूल किस तरह बदहाली के हालात में है। जनता से सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे बुनियादी हक को छीन कर उसके हाथ में कुछ नगद हस्तांतरित कर जनता को अर्थव्यवस्था पर बोझ बताया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता ढह चुकी है, लेकिन उसके विकल्प में आई सरकार इस ढांचे को ढहाने का साहस फिलहाल नहीं कर सकती। उसे एहसास है कि आम आदमी पार्टी के बरक्स ऐलान की गई मुफ्त योजनाएं सरकार की सेहत का आयुष्मान कार्ड है, भूखी जनता के गुस्से से बचने का सुरक्षा कवच है। कमजोर तबकों की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि मुफ्त राशन ना दिए जाने से हालात विस्फोटक हो सकते हैं। आज के राजनीतिक माहौल में जनता के भरोसे जनता को ही दी जा रही वाले ढांचे को देख जनता को यह भी डर लग सकता है कि सरकार अब कहीं भीख पर भी जीएसटी न लगा दे, भीख लेने वाले पर भी और देने वाले पर भी। इसे भी रोजगार का साधन बताकर हम कहने लगे हैं भिक्षाम देहि। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणाओं पर भाजपा ब्रेक लगाने की तैयारी में है। पार्टी ने फ्री बीज की जगह वैकल्पिक मॉडल तैयार किया है। हालांकि चुनावी राजनीति में महिला की भागीदारी गेम चेंजर बन गई है। 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 76% था, जबकि पुरुषों का 72%। चुनाव के बाद हुए सर्वे के अनुसार लगभग 65% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने लाडली बहना योजना के कारण भाजपा को वोट दिया। इसी तरह महाराष्ट्र 2024 के चुनाव में महिला का मतदान 74% था, जबकि पुरुषों का मतदान 70%। चुनाव के बाद हुए सर्वे बताते हैं कि 60% महिलाओं ने कहा उन्होंने लाडकी बहना योजना के कारण सत्तारूढ़ दल को चुना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा, हमारे राज्य की मासिक आय 18,500 करोड़ रुपये है। इसमें से 6500 करोड़ रुपये सैलरी पेंशन में और 6500 करोड़ रुपये कर्ज ब्याज भुगतान में जाते हैं।
सभी तरह के कल्याणकारी और विकास के लिए 5500 करोड़ रुपए बचते हैं। इस पर पूछा गया, हर महीने 4000 रुपये बेरोजगारों को देने की गारंटी आप कैसे पूरी करेंगे? इस पर रेड्डी ने कहा, परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन की जगह पर रेवड़ी संस्कृति पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास निवेश करने और पूंजीगत व्यय के लिए पैसे ही नहीं बचते हैं। हर महीने 500 करोड़ रुपए भी पूंजीगत निवेश पर खर्च करने की स्थिति में नहीं है। आने वाले दिनों में राज्य का क्या होगा, देश का क्या होगा? 16 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनावी प्रक्रिया में फ्री वीज का इस्तेमाल गंभीर मुद्दा है। सरकारें फ्री वीज देती है तो इसका वित्तीय बोझ अंततः जनता पर पड़ता है। इस मामले पर एक संवैधानिक बेंच गठित की जानी चाहिए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।